भारत के एक युवा पुरातत्वविद को एक रहस्यमयी प्रतीक मिलता है जो उसे प्राचीन नाग संप्रदाय के एक रहस्य की ओर ले जाता है। एक वैदिक यंत्र जो समय और स्थान को नियंत्रित कर सकता है। यह यात्रा उसे ले जाती है एक रहस्य से दूसरे तक, जहां इतिहास, विज्ञान और आध्यात्म का ऐसा संगम होता है जो यह सिद्ध करता है कि भारत का वैदिक विज्ञान आज के विज्ञान से भी आगे था। जिसे तुम आज रहस्य मानते हो, वह कभी हमारे पूर्वजों का विज्ञान था, और जिसे तुम चमत्कार कहते हो, वह केवल तुम्हारी समझ से परे का यंत्र था। भारत की धूल में ऐसे कोड हैं जो समय के बाहर काम करते हैं, बस उन्हें पढ़ना आता हो। भाग 1। रहस्यमयी चिन्ह। सूर्य अस्त हो रहा था और क्षिप्रा नदी का पानी सुनहरे रंग में नहाया हुआ लग रहा था। उज्जैन, जिसे कभी अवंतिका और कालगणना की जन्मभूमि कहा गया था, एक बार फिर इतिहास के पन्नों से कुछ उगलने को तैयार था। डॉक्टर आर्यन मिश्रा, एक 32 वर्षीय युवा पुरातत्वविद, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम के साथ उज्जैन के एक शिव मंदिर की खुदाई में लगा था। मंदिर की नींव लगभग 2200 साल पुरानी थी, मौर्य युग से पहले की। सर, कुछ मिला है, साइट इंजीनियर ने चिल्लाया। आर्यन दौड़ा। खुदाई में मिट्टी के नीचे एक पत्थर की पट्टी निकली थी। सफेद संगमरमर पर खुदे हुए नाग के चित्र, लेकिन यह सामान्य नाग नहीं था। इसके फन में दशांक यंत्र जैसी आकृति उकेरी गई थी और नीचे कुछ पुरानी लिपि में शब्द लिखे थे। नागकोडम आरभत्ते कालस्य प्रबंधनम। नागकोड आरंभ करता है समय का नियंत्रण। आर्यन की आंखें चमक उठीं। उस रात आर्यन अपने दादाजी की छोड़ी हुई नोटबुक निकालता है। दादाजी प्रोफेसर विद्याशंकर मिश्रा, खगोलविद और वैदिक गणना विशेषज्ञ थे। उनकी डायरी में कई बार नाग संप्रदाय का जिक्र था। नाग केवल पूजा के प्रतीक नहीं थे, वे समय यंत्रों के रक्षक थे। उज्जैन, काशी और तक्षशिला, ये 3 त्रिकोण बनाते थे काल तंत्र का। अगर कोई नाग चिन्ह मिले तो उसका अर्थ केवल पौराणिक नहीं, वैज्ञानिक भी होगा। आर्यन को याद आया कि उन्होंने बाल्यकाल में दादाजी को काल यंत्र की चर्चा करते हुए सुना था। एक यंत्र जो ग्रहों की चाल से जुड़कर समय को नियंत्रित कर सकता था। उस पत्थर की पट्टी को जब स्कैन किया गया तो उसमें कुछ छिपे हुए चिन्ह मिले, यूवी लाइट में उभरते हुए। वहां एक वैदिक ग्रह यंत्र की आकृति थी जो मकर संक्रांति के समय की सटीक खगोलीय स्थिति दर्शा रहा था, लेकिन 5045 ईसा पूर्व की। इम्पॉसिबल, आर्यन ने बुदबुदाया। वहां एक छोटा कोड था, विक्रम 111, तक्षशिला पथ, गरुड़ देखे जहां। विक्रम, शायद विक्रम संवत, गरुड़ देखे जहां। एक प्राचीन शिला पर गरुड़ की मूर्ति की ओर संकेत। आर्यन समझ गया, अगला सुराग काशी में होगा, वहां जहां गरुड़ स्तंभ है और प्राचीन वैदिक पाठशालाएं थीं। वाराणसी, देवताओं का नगर, लेकिन अब एक और रहस्य को खोलने वाला। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वैदिक विज्ञान विभाग में एक पुरानी इमारत थी जो अब संग्रहालय बन चुकी थी। आर्यन वहां गया, जहां एक गरुड़ स्तंभ के नीचे एक ताम्रपत्र जड़ा हुआ था। उस पर लिखा था, जहां काल रुके वहां नाग बोले, सूर्य जब सिंह में हो और चंद्र धनु में, तब दक्षिण द्वार खोलो और समय को देखो। आर्यन ने अपने लैपटॉप पर उस खगोलीय स्थिति को डाला। अगला ऐसा संयोग अगले सप्ताह आने वाला था और तभी दक्षिण द्वार खुलेगा। लेकिन दक्षिण द्वार कहाँ? कई खोजों और जीपीएस लोकेशन से पता चला कि बनारस से लगभग 12 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी में एक गुफा है, जिसे नाग गुफा कहा जाता है, लेकिन दशकों से बंद है। आर्यन रात में उस गुफा के सामने पहुंचा। चंद्रमा धनु राशि में था
और सूर्य सिंह में। एक विशेष मंत्र पढ़ने पर पत्थर धीरे धीरे खिसकने लगा। अंदर गुफा अंधकारमयी थी, लेकिन दीवारों पर चित्र थे जो वैदिक यंत्रों और तारामंडल के गणित को दर्शाते थे। वहां एक बड़ा काल यंत्र था, केंद्र में एक चक्र जिसके चारों ओर सर्प लिपटा हुआ था। चक्र पर एक अंक चमक रहा था, नागकोड 9012। आर्यन को एहसास नहीं था कि उसे कोई देख रहा है। एक गुप्त संस्था, नवनाग संघ, जो इस ज्ञान को छुपाए रखना चाहती है, आर्यन के पीछे लग चुकी थी, क्योंकि अगर कोई नागकोड को सक्रिय कर दे तो समय की धारा में हस्तक्षेप संभव है। गुफा से निकलते ही उस पर हमला होता है, लेकिन वह बच निकलता है। अब उसके पास एक कोड है, एक यंत्र की दिशा है और बहुत कम समय, क्योंकि नवनाग संघ की योजना है नागकोड को फिर से जागृत करना, इस बार अपने स्वार्थ के लिए। समाप्ति, भाग 1। जो भी समय को छूता है वो केवल अतीत नहीं बदलता, भविष्य का निर्माण भी करता है। भारत ने ये ज्ञान हजारों साल पहले पा लिया था। अब सवाल है, हम इसका क्या करेंगे? भाग 2, नागों का विज्ञान। वाराणसी से बाहर निकलते ही आर्यन को एक पुराना कोड याद आया जो पत्थर पर खुदा था। विक्रम 111 वुनन तक्षशिला पथ, गरुड़ देखे जहां। विक्रम 111, यह कोई पुरानी फॉइल संख्या या दस्तावेज कोड हो सकता था। आर्यन ने दिल्ली में मौजूद राष्ट्रीय वैदिक अभिलेखागार नेशनल वैदिक आर्काइव्स से संपर्क किया। कुछ घंटे बाद जवाब मिला, विक्रम 111 एक दुर्लभ हस्तलिखित पांडुलिपि थी, जिसे विद्याधर तक्षक नामक विद्वान ने 4वीं शताब्दी में लिखा था और जो अब तक्षशिला विश्वविद्यालय के अवशेषों में मिली थी। हालांकि तक्षशिला अब पाकिस्तान में है, लेकिन भारत में लाए गए कुछ शिलालेख और पांडुलिपियां श्रीनगर के गुप्त संग्रहालय में रखी गई थीं। आर्यन श्रीनगर पहुंचा। वहां के वैदिक संरक्षण केंद्र में तक्षक कक्ष नाम की एक गुप्त लाइब्रेरी थी, जिसमें केवल उच्च अनुमति पर प्रवेश मिलता था। लेकिन आर्यन के पास उसके दादाजी के पुराने आईडी कार्ड और काल ग्रंथ अनुसंधान संस्थान के सदस्य प्रमाण पत्र थे। कक्ष के भीतर एक बेहद पुरानी तांबे की पट्टी निकाली गई। उस पर संस्कृत में लिखा था, समय न रेखीय है, वह एक वृत्त है। नागों ने इसे मोड़ा, समेटा और चीरकर बाहर झांका। नागकोड वह कुंजी है जो समय के वृत्त को खोलता है। वहीं एक चित्र था जिसमें दिखाया गया था कि कैसे एक यंत्र से ग्रहों की स्थिति को परिवर्तित कर समय द्वार, टाइम गेट, खोला जा सकता है। और नीचे लिखा था, नाग न केवल जीव थे, वे विज्ञान के रक्षक थे। वे अनुतंत्र के झाता थे, सूक्ष्म ऊर्जा, विद्युत चक्र और नाड़ी गणना के स्वामी। आर्यन ने अपने दादाजी की डायरी के नोट्स पढ़े। नाग, NAG अजय, नादी, अनु ग्रंथि, यानी ऊर्जा के नाड़ी, नाभि जाल का संरक्षक। ये प्राणी नहीं, एक विद्वान वर्ग था जो वैदिक विज्ञान में माहिर थे। उनका मुख्य यंत्र था नागचक्र, जो अंतरिक्षीय ऊर्जा को समय के साथ जोड़ता था। डॉक्टर मिश्रा को अब यकीन हो गया कि नाग कोई पौराणिक सर्प नहीं थे, बल्कि वैज्ञानिक और इंजीनियर थे, जो काल विज्ञान, टेम्परल साइंस के जानकार थे। अब तक की खोजों से आर्यन को नाग तकनीक के असली स्वरूप की जानकारी मिल रही थी, लेकिन उसका प्रायोगिक रूप कहाँ था? वह तमिलनाडु के एक प्रसिद्ध मंदिर चित्तानारायण कोविल पहुंचा, जहां वास्तु, खगोल शास्त्र और ध्वनि तकनीक का अद्भुत संगम था। वहां एक प्राचीन कोठरी में एक शिलालेख मिला, जिसमें वर्णन था, जो ध्वनि से प्रकाश को खींच सके, वही समय को मोड़ सके। नागों ने
अनुनाद चक्र बनाया, जो ब्रह्मांडीय नाद को पकड़कर ऊर्जा उत्पन्न करता था। वह यंत्र आज नहीं था, लेकिन उसकी मॉडल आकृति दीवार पर उकेरी गई थी और ठीक उसके केंद्र में फिर वही कोड, नाग कोड 9012। आर्यन को महसूस हुआ कि यह कोड एक फ्रीक्वेंसी की हो सकता है, एक ध्वनि कंपन की कुंजी जिसे सही जगह पर बजाने से टाइम गेट खोले जा सकते हैं। इसी बीच आर्यन का पीछा कर रहे संगठन नवनाग संघ के सदस्य फिर सक्रिय हो गए। उनका नेता शशांक राय एक कद्दावर वैज्ञानिक और व्यापारिक घराने का मालिक था, जो वैदिक विज्ञान को निजी लाभ के लिए पुनः प्राप्त करना चाहता था। उसे विश्वास था कि नागकोड को पुनः सक्रिय कर वह भविष्य को नियंत्रित कर सकता है, शेयर मार्केट, राजनीतिक घटनाएं, जलवायु, यहां तक कि युद्ध तक। शशांक ने आर्यन का अपहरण करवाने की कोशिश की, लेकिन एक रहस्यमयी साधु ने उसे बचा लिया। उस साधु का नाम था स्वामी त्रिलोचन। वह एक गुप्त वैदिक परंपरा के अंतिम झाता थे, जो त्रिकालदर्शी परंपरा से जुड़े थे। वे बोले, आर्यन, तुम्हारे दादाजी को नाग चक्र के रहस्य का ज्ञान था, पर उन्होंने उसे छिपाया क्योंकि वह समय को बदलने की शक्ति देता है। नागकोड केवल एक यंत्र नहीं, एक चेतना है, जिसे सही भाव और उच्च ऊर्जा से ही चालू किया जा सकता है, वरना वह विनाश ला सकता है। स्वामी जी ने आर्यन को तांबे की एक अंगूठी दी, जिसमें 3 सर्प एक वृत्त में लिपटे थे। वह बोले, यह है समय मुद्रा। इसे नाग द्वार पर रखना, तभी चक्र सक्रिय होगा। आर्यन के पास अब थे नागकोड की संख्या, समय मुद्रा, गूढ़ मंत्र, तांत्रिक यंत्र का स्थान, केरल की पर्वतीय गुफा। अब उसे गुप्त संगठन को पछाड़ते हुए नाग चक्र तक पहुंचना था और तय करना था कि क्या वह इस रहस्य को दुनिया से साझा करेगा या गुप्त ही रखेगा। समाप्ति, भाग 2। विज्ञान तब तक आशीर्वाद है जब तक वह संवेदना से जुड़ा हो, वरना वही यंत्र युगों को नष्ट कर सकता है। भाग 3, रहस्य की खोज। स्वामी त्रिलोचन द्वारा बताए निर्देशों के अनुसार आर्यन ने केरल की पश्चिमी घाट की ओर यात्रा शुरू की। वहां अगस्त्य मुनि की तपोभूमि मानी जाने वाली एक रहस्यमयी गुफा थी, जहां कहा जाता था कि प्राचीन वैज्ञानिक और सिद्ध पुरुषों ने नाड़ी चक्र, सौर संग्रह यंत्र और गुरुत्वाकर्षण विरोधी यंत्रों पर शोध किया था। गूगल मैप्स पर यह स्थान नहीं था, परंतु एक पुरानी पाल्मलीफ मैन्युस्क्रिप्ट ताड़पत्र में दर्ज कोऑर्डिनेट्स को मिलाकर आर्यन एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचा जहां मोबाइल सिग्नल भी काम नहीं कर रहे थे। घने जंगल और ऊंचे पर्वतों के बीच आर्यन को वह चट्टान मिली, जिसके चारों ओर सर्प की आकृतियां उकेरी गई थीं। चट्टान पर उकेरे मंत्र के अनुसार, सर्प वलय में जो प्रवेश करे, मन शुद्ध हो, न अभिमान भरे, तभी समय का चक्र खुले। आर्यन ने समय मुद्रा उस चट्टान पर रखी और जैसे ही उसकी अंगुलियां ध्वनि मंत्र के साथ लगी, धरती थोड़ी कांपी और एक गूढ़ दरवाजा खुल गया। यह था नागद्वार। नागद्वार के अंदर आर्यन को एक बड़ी गुहा मिली, जिसमें 9 तांबे के स्तंभ और एक केंद्रीय यंत्र, नाग चक्र, रखा था। यह यंत्र दिखने में एक विशाल धातु चक्र जैसा था, जिसमें सैकड़ों लघु कोड्स, आकृतियां और रेखाएं बनी थीं, जैसे कोई एडवांस्ड वैदिक कंप्यूटर हो। नीचे एक पट्टिका में लिखा था, काल, अनुक्रम, छेदन, ग्रहों की धुरी, प्लस मानव की ध्वनि, प्लस अंतरिक्ष की धारा, टाइम सीक्वेंस इक्वल्स प्लैनेटरी एक्सिस प्लस ह्यूमन साउंड प्लस कॉस्मिक स्ट्रीम।
और एक संस्कृत मंत्र, ओम कालव्यूहम सर्पचक्राय नमः। आर्यन को समझ में आया, अगर वह सही ध्वनि उत्पन्न करे और ग्रहों की स्थिति अनुकूल हो, तो यह यंत्र टाइम डायलेशन या समय का मोड़ कर सकता है। लेकिन ठीक उसी समय नवनाग संघ के लोग वहां पहुंचे, शशांक राय के नेतृत्व में। उसने आर्यन से मुद्रा और मंत्र छीनने की कोशिश की, लेकिन नागचक्र की सुरक्षा ध्वनि चेतना से जुड़ी थी। अगर गलत भावना या लालच के साथ यंत्र को छुआ जाए, तो वह खुद नष्ट हो सकता था। शशांक ने जैसे ही चक्र को जोर से घुमाया, एक तेज नाद गूंजा और पूरी गुफा कांप उठी। अचानक एक होलोग्राफिक लाइक आकृति उभरी, एक प्राचीन आशिकी, जो बोल रहा था, जो समय के साथ खेलता है, समय उसी से खेलता है। उसके बाद चक्र तेजी से घूमने लगा और शशांक को धकेलकर बेहोश कर दिया। आर्यन ने अब मंत्रों के सही उच्चारण के साथ चक्र को फिर से सक्रिय किया। कुछ क्षणों के लिए गुफा के बीचों बीच एक विशाल प्रकाश पथ उभरा, जिसमें आर्यन ने कुछ चौंकाने वाले दृश्य देखे। महाभारत काल, जहां आकाश में अजीब यंत्र उड़ रहे थे, शायद विमानों जैसे। नालंदा और तक्षशिला, जिनमें एडवांस्ड फ्लेमलेस एनर्जी प्रयोग हो रहे थे। एक विज्ञानशाला, जहां एंटी ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, और सर्प प्रतीक वाला एक यंत्र ग्लोइंग था। इन दृश्यों के नीचे एक समय लिखा था, 3102 ईसा पूर्व। यह वैदिक भारत का गुप्त तकनीकी युग था, जिसे इतिहास से मिटा दिया गया था। आर्यन को अब सब समझ में आ रहा था, क्यों उसके दादा ने यह रहस्य छुपाया। यह केवल विज्ञान नहीं था, यह एक चेतन शक्ति थी, जो केवल उन तक पहुंच सकती थी जिनमें संयम, श्रद्धा और निस्वार्थ बुद्धि हो। गुफा के अंत में एक आखिरी संदेश था, नागकोड़ एक चेतना है। अगर उसे व्यापार, युद्ध या अहंकार में बांधा गया, तो वह पूरे युग को उल्टा कर सकता है। लेकिन यदि उपयोग किया गया ज्ञान और सेवा के लिए, तो वह भारत को फिर से विश्व गुरु बना सकता है। आर्यन ने नागचक्र को पुनः निष्क्रिय कर दिया और नवनाग संघ की फाइलें गुप्त सरकारी एजेंसियों को भेज दीं। लेकिन असली नागकोड को एक विशेष एन्क्रिप्शन में छुपा दिया, सिर्फ एक वचन के साथ, वह जागेगा जब भारत पुनः सत्य की राह पर चलेगा। और फिर आर्यन अपने दादाजी की तरह एक शांत साधक बन गया, परंतु उसके भीतर अब एक ज्वाला थी, वेदों के विज्ञान को फिर से जागृत करने की। समाप्ति, भाग 3। वेदों में छिपा था ब्रह्मांड का विज्ञान। जिसने पढ़ा वह ऋषि बना, जिसने छुपाया वह राजा, पर जिसने बेचा वह विनाश का कारण बना। भाग 4, अंतिम द्वार। ज़ैरोस की योजना थी, भारत की वेद आधारित ऊर्जा और समय विज्ञान को चुराकर एक वैश्विक नया सुपर टेक्नोलॉजी युग शुरू करना, जिसमें भारत की कोई भूमिका न हो। आर्यन ने अपने दादाजी के एक पुराने संदूक में छुपे हुए अंतिम पन्ने पढ़े, जिनमें एक मानचित्र था जो हिमालय की ओर इशारा कर रहा था। उस मानचित्र पर लिखा था, अंतिम द्वार वहीं खुलेगा जहां 3 तत्व मिले। सूर्य की सीधी रश्मि, पृथ्वी का कंपन और आत्मा की चेतना। वह स्थान था मानसरोवर के निकट शून्य गुहा। आर्यन ने नागकोड की जानकारी एक भरोसेमंद वैज्ञानिक मित्र, डॉ. रोहित पंत को दी, जो आईएसआरओ में कार्यरत थे। लेकिन उनके संदेश को ज़ेरोस ने इंटरसेप्ट कर लिया। दिल्ली में एक गुप्त विज्ञान सम्मेलन के दौरान ज़ेरोस ने न्यूरल ड्रोन अटैक से डॉ. रोहित को घायल कर दिया और आर्यन पर नजर रखनी शुरू की।
उसी रात आर्यन को एक रहस्यमय महिला मिली, काया सेन, जो एक गुप्त वेद संरक्षक संघ की सदस्य थी। उसने बताया, ज़ीरोस दरअसल ब्रिटिश राज के समय से भारत के वैज्ञानिक ग्रंथों को चोरी करता आया है। नागकोड उनके लिए अल्टीमेट एआई वैदिक फ्यूजन है। अब आर्यन अकेला नहीं था, वह संघ के साथ था। आर्यन, काया और 2 अन्य सदस्य, तुषार वर्मा, संस्कृत विशेषज्ञ, और इरा मेहता, क्वांटम कोडर, मानसरोवर की ओर निकले। रास्ते में उन्होंने एक स्थान पर अष्टकोणीय पत्थरों की एक संरचना देखी, जिसमें ग्रहों की स्थिति आज के दिन से मेल खा रही थी। यह था ध्वनि आधारित दरवाजा। जब तुषार ने वैदिक स्वर में एयुएम हिरण्यगर्भाय नमः मंत्र का जाप किया, दरवाजा खुला। अंदर एक कक्ष था, जिसमें एक स्फटिक मंडल हवा में तैर रहा था और नीचे लिखा था, ज्ञान का अंतिम द्वार चेतना के बिना नहीं खुलेगा। लेकिन जैसे ही टीम अंतिम कक्ष तक पहुंची, ज़ियारोस के मुख्य एजेंट डेमियन कोल वहां ड्रोन्स और हथियारों के साथ पहुंच गया। उन्होंने चेतावनी दी, हम तुम्हारे पास की हर ऊर्जा और मंत्र डेटा ले लेंगे। इसे रोक नहीं सकते। लेकिन नागचक्र चेतावनी दे चुका था, जो लालच से इसे छुएगा, वह अपनी चेतना खो देगा। डेमियन ने जैसे ही स्फटिक को स्पर्श किया, उसकी चेतना गुम हो गई। उसकी आंखें सफेद हो गईं और शरीर स्थिर। अब आर्यन के सामने अंतिम परीक्षा थी, वेद की चेतना से एक होना। आर्यन ने आंखें बंद की और गहराई से एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया। उसकी चेतना ब्रह्मांडीय ध्वनि से जुड़ गई और तभी मंडल ने तेज प्रकाश फैलाया। प्रकाश के बाद एक होलोग्राफिक संरचना उभरी, जिसमें वेद आधारित सुपर कंप्यूटर सिस्टम था, जो सत्य, ध्वनि और चेतना पर आधारित था। ये था नागकोड का केंद्र। आर्यन और टीम ने निर्णय लिया, नागकोड को दुनिया से छुपाकर इसके सिद्धांतों पर एक नई वैदिक क्वांटम लैब बनानी चाहिए, जो केवल भारत की धरती पर और भारतीय मूल्यों के अनुरूप हो। 6 महीने बाद भारत सरकार ने एक घोषणा की, भारत एक नए वैदिक विज्ञान शोध केंद्र की स्थापना कर रहा है, जहां विश्व के वैज्ञानिक चेतना, ऊर्जा और समय विज्ञान पर शोध कर सकेंगे। आर्यन अब सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया, पर उसकी बनाई गई टीम अब एक शोध क्रांति की जननी बन चुकी थी। अंतिम संदेश। भारत की महाशक्ति केवल तकनीक नहीं, उसकी चेतना, संयम और वेदों में निहित विज्ञान है। नागकोड केवल एक यंत्र नहीं, वह है उस युग की याद जो फिर लौटेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।